हेलो बच्चों, वेलकम टू टॉपर क्लासेस। आज हम आपके बायोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और फंडामेंटल चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि द सेल। ये वो छोटी सी यूनिट है, वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक जिससे हर लिविंग ऑर्गेनिज्म बना है, चाहे वो एक छोटा सा बैक्टीरिया हो या फिर हम इंसान। तो हमारी कहानी शुरू होती है साल 1665 में। एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक। जब उन्होंने एक पतली सी स्लाइस ऑफ कॉर्क को एग्जामिन किया तो उन्होंने देखा कि कॉर्क का स्ट्रक्चर बिल्कुल एक मधुमक्खी के छत्ते जैसा है, जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स थे। कॉर्क, जो कि एक सब्सटेंस है जो पेड़ की बाग से मिलता है, उसे जब हुक ने अपने खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप के नीचे देखा तो उन्हें ये छोटे छोटे कमरे दिखे। इस चैप्टर को आसानी से समझने के लिए हमने इसे 5 की एरियाज में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम सेल की डिस्कवरी से शुरुआत करेंगे, फिर हम समझेंगे कि ये लाइफ के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स आखिर है क्यों। इसके बाद हम सेल के 2 इंपॉर्टेंट हिस्सों को, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल को डिटेल में देखेंगे, और फाइनली हम समझेंगे कि अलग अलग सब्सटेंसेस इस मेम्ब्रेन के आर पार कैसे जाते हैं। तो चलिए अपने पहले टॉपिक से शुरू करते हैं, द डिस्कवरी ऑफ सेल्स। आइए देखते हैं कि कैसे इस माइक्रोस्कोपिक दुनिया के राज हम इंसानों के सामने आए। तो रॉबर्ट हुक ने इन छोटे छोटे बॉक्सेस को एक नाम दिया, सेल। सेल एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है अ लिटिल रूम। अब भले ही हुक ने जो देखा वो डेड सेल्स थे, लेकिन यह साइंस की हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन था, क्योंकि यह पहली बार था, द वेरी फर्स्ट टाइम, कि किसी ने ऑब्जर्व किया कि लिविंग थिंग्स अलग अलग सेपरेट यूनिट से बने होते हैं। हुक की डिस्कवरी तो सिर्फ एक शुरुआत थी। इस टाइमलाइन में देखिए कि आगे क्या क्या हुआ। 1674 में ल्यूवेनहॉक ने एक बेहतर माइक्रोस्कोप यूज करके पॉन्ड वाटर में पहली बार फ्री लिविंग सेल्स को डिस्कवर किया। फिर 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने सेल के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा, न्यूक्लियस, को खोजा। इसके बाद 1838-39 में 2 साइंटिस्ट, श्लाइडन और श्वान, ने सेल थियरी दी, जिसके हिसाब से सभी प्लांट्स एंड एनिमल्स सेल से बने हैं। और आखिर में 1855 में विर्चो ने इस थ्योरी में एक बहुत ही क्रूशियल पॉइंट जोड़ा कि सारे सेल्स अपने से पहले मौजूद सेल से ही बनते हैं। ओके, अब जब हम हिस्ट्री समझ चुके हैं तो आइए सेल की रोल को आगे एक्सप्लोर करते हैं। हम देखेंगे कि कैसे सेल ही लाइफ का सबसे बेसिक, सबसे फंडामेंटल यूनिट है। तो सेल है क्या? बेसिकली सेल किसी भी ऑर्गेनिज्म का बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। एक सिंपल सी एनालॉजी से समझिए। जैसे एक बिल्डिंग ईंटों या ब्रिक से बनती है, ठीक वैसे ही हर लिविंग बीइंग सेल से बनता है। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आप एक छोटे प्याज और एक बड़े प्याज के सेल्स को कंपेयर करें ना, तो उनका बेसिक स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम होगा। ऑर्गेनिज्म का साइज सेल के साइज को डिसाइड नहीं करता। अब ऑर्गेनिजम्स को हम 2 मेन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहले हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, जिनके नाम में ही उनका मतलब है, यूनि यानी सिंगल। इनकी पूरी बॉडी सिर्फ एक ही सेल से बनी होती है, जैसे कि अमीबा या बैक्टीरिया। दूसरे हैं मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, मल्टी यानी मैनी, जैसे कि हम इंसान, प्लांट्स और फंगाई। इनमें बहुत सारे सेल्स एक साथ ग्रुप बनाकर अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। इसको हम कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर, जैसे एक टीम में सबका काम बता होता है। अब इस स्लाइड से ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि हर सेल एक जैसा नहीं होता। सेल्स की शेप और साइज उनके स्पेसिफिक फंक्शन से रिलेटेड होती है। जैसे एक अमीबा अपना शेप बदलता रहता है, वहीं हमारी बॉडी के नर्व सेल्स लंबे और ब्रांच्ड होते हैं ताकि वो सिग्नल्स को तेजी से एक जगह से दूसरी जगह भेज सकें। यहाँ आप ह्यूमन बॉडी के कुछ अलग अलग सेल्स देख सकते हैं, जैसे ब्लड सेल्स, बोन सेल और नर्व सेल। चलिए विर्चाउ के इस बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट को एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। सेल्स कहीं से भी अचानक पैदा नहीं हो जाते। All cells come from pre-existing cells। मतलब एक सेल डिवाइड होकर 2 बनाता है, 2 से 4 बनते हैं, और इसी तरह लाइफ आगे बढ़ती है। चलिए अब हम सेल के स्ट्रक्चर के थोड़ा अंदर चलते हैं और शुरुआत करते हैं उसकी सबसे बाहरी बाउंड्री से, जिसे कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल की आउटरमोस्ट कवरिंग है, जो सेल के अंदर के एनवायरनमेंट को बाहर के एनवायरनमेंट से अलग रखती है। आप इसे सेल का सिक्योरिटी गार्ड या चौकीदार भी समझ सकते हैं। ये काफी फ्लेक्सिबल होती है और ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स यानी लिपिड्स और प्रोटीन से बनी होती है। अब सवाल ये है कि इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है? वो है इसका सिलेक्टिवली परमिएबल होना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये एक सिलेक्टिव गेटकीपर की तरह काम करती है, जो कुछ ही जरूरी मटेरियल्स को सेल के अंदर आने देती है और वेस्ट मटेरियल्स को बाहर जाने देती है। ये हर चीज को एंट्री नहीं देती, बहुत सिलेक्टिव है। तो ये सब्सटेंसेस इस सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के आर पार आते जाते कैसे हैं?
इसके लिए दो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस हैं, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। आइए इन दोनों को डिटेल में समझें। सबसे पहले बात करते हैं डिफ्यूजन की। ये किसी भी सब्सटेंस का एक नेचुरल मूवमेंट है, हमेशा एक हाई कॉन्सेंट्रेशन वाले एरिया से एक लो कॉन्सेंट्रेशन वाले एरिया की तरफ। फॉर एग्जाम्पल, सेल के अंदर जब रेस्पिरेशन से CO2 बनती है तो उसका कॉन्सेंट्रेशन अंदर बढ़ जाता है। क्योंकि बाहर CO2 का कॉन्सेंट्रेशन कम है, वो डिफ्यूज होकर अपने आप सेल से बाहर निकल जाती है। सिंपल। अब आते हैं ऑस्मोसिस पर। ऑस्मोसिस भी डिफ्यूजन का ही एक स्पेशल केस है, लेकिन ये टर्म हम स्पेसिफिकली पानी यानी वाटर के मूवमेंट के लिए यूज करते हैं। तो जब वाटर हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ एक सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू मूव करता है, उस प्रोसेस को हम ऑस्मोसिस कहते हैं। इस कॉन्सेप्ट को ठीक से समझने के लिए आइए देखते हैं कि सेल को अलग अलग सॉल्यूशंस में रखने पर क्या होता है। पहला केस है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इसमें सेल के बाहर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है, इसलिए ऑस्मोसिस की वजह से पानी बाहर से सेल के अंदर मूव करेगा और सेल स्वेल हो जाएगा, यानी कि फूल जाएगा। दूसरा केस है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। यहाँ सेल के अंदर और बाहर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल बराबर होता है, इसीलिए जितना पानी सेल के अंदर आ रहा है उतना ही बाहर जा रहा है। तो यहाँ कोई नेट मूवमेंट नहीं होगा और सेल का साइज सेम टू सेम रहेगा। और तीसरा केस है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। इसमें सेल के बाहर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है। ऐसे में पानी सेल के अंदर से बाहर की तरफ मूव करेगा और बेचारा सेल श्रिंक हो जाएगा, यानी सिकुड़ जाएगा। इस पूरे कॉन्सेप्ट को आप घर पर भी देख सकते हैं एक सिंपल से एक्सपेरिमेंट से। कुछ सूखी हुई किशमिश यानी रेजिन्स लीजिए और उन्हें सादे पानी में डाल दीजिए। पानी यहाँ एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की तरह काम करेगा और किशमिश पानी एब्जॉर्ब करके फूल जाएंगी। अब इन फूले हुए किशमिश को एक कॉन्सेंट्रेटेड नमक या चीनी के सॉल्यूशन में डालिए। ये एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। आप क्या देखेंगे कि किशमिश से पानी निकल जाएगा और वो फिर से श्रिंक हो जाएंगी। परफेक्ट एग्जाम्पल है ना ऑस्मोसिस का। हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में जाना, जो सभी सेल्स में होती है, लेकिन प्लांट सेल्स में इसके ऊपर एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव लेयर भी होती है। आइए इसके बारे में जानते हैं। प्लांट सेल्स, फंगी और बैक्टीरिया में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर भी एक और सख्त यानी रिजिड कवरिंग होती है, जिसे सेल वॉल कहते हैं। ये मेनली सेलुलोज से बनी होती है, जो एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है और प्लांट्स को स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ देता है। इसे आप एक किले की दीवार, एक फोर्ट्रेस वॉल समझ सकते हैं। जब एक लिविंग प्लांट सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाता है तो वो ऑस्मोसिस से पानी लूज करता है, तो उसके अंदर के कंटेंट्स यानी प्रोटोप्लाज्म श्रिंक होकर सेल वॉल से दूर हो जाते हैं। इसी फिनोमिनन को हम प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। इसमें सेल वॉल अपनी जगह पर रहती है, पर अंदर का मटेरियल सिकुड़ जाता है। तो इस सेल वॉल का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? जब प्लांट सेल एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में होता है तो पानी तेजी से अंदर आता है, सेल स्वेल होता है और वॉल पर प्रेशर डालता है, लेकिन सेल वॉल भी उतना ही इक्वल प्रेशर वापस लगाती है। इस रिजिडिटी की वजह से प्लांट सेल फटने से बच जाता है, एनिमल सेल बेचारा फट जाता। इसीलिए बिकॉज ऑफ देयर वॉल्स, सच सेल्स कैन विथस्टैंड मच ग्रेटर चेंजेस इन द सराउंडिंग मीडियम देन एनिमल सेल्स।